नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां वाराणसी दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आधी रात को प्रधानमंत्री ने विकास कार्य का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। आज संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर गोवर्धन करखिया गांव में सभा को आज संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगर जिक्र कर लिया जाए तो 13,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं की आज सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 3 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही बता दें कि पीएम स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में भी आज शिरकत करने वाले हैं। पीएम मोदी पूर्वांचल को 36 परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि 19 घंटे के प्रवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे हैं। कल देर रात काशी पहुंचे, उसके बाद एक लंबा रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, जिसका स्वागत अलग अलग जगहों पर हुजूम लगाकर लोगों की तरफ से किया गया। वहीं जो तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कल देर रात की है, जब बड़े 4 लेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल निरीक्षण किया। और उस दौरान प्रधानमंत्री के साथ आप देख सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी जानकारी काशी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर हैं। 13,000 करोड़ की 36 परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। पीएम स्वतंत्रता भवन के कार्यक्रम में भी आज शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि संत रविदास की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करने वाले हैं। वहीं बता दें कि यह प्रधानमंत्री का 43वीं बार दौरा है। आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। वाराणसी की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री बीएचयू में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, और वहां प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इनके बाद शरद के नागर साहब। संस्कृत भाषा के विकास का एक प्रयास काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के माध्यम से, जिसकी विजयी स्वस्ति द्विवेदी। ये विजेता रही स्वस्ति द्विवेदी। और इनके बाद तैयार है नवरत्न। और इनके बाद डीकेएस श्रीकांत राव जी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए जो छात्रवृत्ति दिलाई गई है, उसके सांकेतिक रूप से वितरण के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से पुनः अनुरोध करती हूं। आशुतोष पति त्रिपाठी जी को चेक प्रदान करने का अनुरोध। और तारा देवी। और इनके बाद शिखा मिश्रा। छात्रवृत्ति के अलावा छात्रों को, टीचर्स को पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है, जिनमें सांकेतिक रूप से वितरण के लिए श्रेष्ठा को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और आशीर्वाद प्राप्त करें माननीय प्रधानमंत्री जी से। श्रेष्ठा। इनके बाद सृष्टि उपाध्याय। और श्री आनंद कुमार जैन जी, अध्यापक।
श्री आनंद कुमार जैन जी। दो यूनिफॉर्म बच्चों को प्रदान करने का अनुरोध, जिनमें नवीन तिवारी और स्वर्ण निगम। इसी के साथ सांगीतिक वाद्यों का एक सेट प्रदान करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसके लिए मैं डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला जी और उनके छात्र मृदुल दीक्षित को आमंत्रित करती हूं। आशीर्वाद स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से वाद्य यंत्रों का ये सेट, जिसमें हारमोनियम, ढोलक, एक जोड़ी तबला और खंजड़ी। विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए एक कॉफी टेबल बुक का सेट तैयार किया गया है, जिसके विमोचन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं। इन कॉफी बुकलेट्स में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, काशी सांसद रोजगार मेला, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता। वाराणसी स्मार्ट सिटी और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा काशी से संबंधित एक कॉफी टेबल बुक बनाई गई है, जिनके विमोचन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि इन दोनों कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र जी, राज्य सरकार के मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विद्वद्जन, प्रतिभागी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सब परिवार के लोगों के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है।
आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो 4 पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है। मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी सांसद प्रतियोगिता काशी में आयोजित हुई है, उन पर भी छोटी छोटी किताबों को लॉन्च किया गया है। मैं सभी काशी वासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन साथियों, आप भी तो जानते हैं, हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर, चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। आज एक बार फिर काशी के हमारे
परिवार के लोगों के लिए करोड़ों रुपया के योजना का लोकार्पण होता है। शिवरात्रि और रंग भरी एकादशी पहले, काशी में आज विकास का उत्सव मने जाता है। अभी मंच पर आने से पहले मैं काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता की गैलरी देख रहा था। 10 वर्षों में विकास की गंगा ने काशी को सिंचा है। काशी कितनी तेजी से बदली है, ये आप सभी ने साक्षात देखा है। मैं सही बोल रहा हूं ना? तो आप बताएं तो पता चले भाई, सचमुच में जो कह रहा हूं सही है? बदला है, संतोष है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने तो पहले वाली काशी देखी ही नहीं होगी। उनको तो आम बात बढ़िया काशी दिख रही होगी। यही मेरी काशी का सामर्थ्य है और यही काशी के लोगों का सम्मान है। यही महादेव की कृपा की ताकत है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला, लोग हाथ उठा के बोलन, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों, काशी केवल हमारी आस्था का तीर्थ ही नहीं है, ये भारत की शाश्वत चेतना का जागृत केंद्र है। एक समय था जब भारत की समृद्धि गाथा पूरे विश्व में सुनाई जाती थी। इसके पीछे भारत की केवल आर्थिक ताकत ही नहीं थी, इसके पीछे हमारी सांस्कृतिक समृद्धि भी थी, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी थी। काशी जैसे हमारे तीर्थ और विश्वनाथ धाम जैसे हमारे मंदिर ही राष्ट्र की प्रगति की यज्ञशाला हुआ करती थी। यहां साधना भी होती थी, शास्त्रार्थ भी होते थे। यहां संवाद भी होता था, शोध भी होता था। जहां संस्कृति के स्रोत भी थे, साहित्य संगीत की सरिताएं भी थी। इसलिए आप देखिए, भारत ने जितने भी नए विचार दिए, नए विज्ञान दिए, उनका संबंध किसी न किसी सांस्कृतिक केंद्र से है। काशी का उदाहरण हमारे सामने है। काशी शिव की भी नगरी है, ये बुद्ध के उपदेशों की भी भूमि है। काशी जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली भी है और आदि शंकराचार्य को भी यहां से बोध मिला है। पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से भी ज्ञान, शोध और शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं।
हर प्रांत, हर भाषा, हर बोली, हर रिवाज, इसके लोग काशी आकर बसे हैं। जिस एक स्थान पर ऐसी विविधता होती है, वहीं नए विचारों का जन्म होता है। जहां नए विचार पनपते हैं, वहीं से प्रगति की संभावनाएं पनपती है। इसलिए भाइयों बहनों, विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर मैंने कहा था, याद कीजिए उस समय मैंने क्या कहा था। उस समय मैंने कहा था, विश्वनाथ धाम भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, भारत को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएगा। आज ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपने भव्य रूप में विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक भविष्य की ओर ले जाने के लिए फिर से राष्ट्रीय भूमिका में लौट रहा है। विश्वनाथ धाम परिसर में आज देश भर के विद्वानों की विद्वत संगोष्ठियां हो रही हैं। विश्वनाथ मंदिर न्याय शास्त्रार्थ की परंपरा को भी पुनर्जीवित कर रहा है। काशी में शास्त्रीय स्वरों के साथ साथ शास्त्रार्थ के संवाद भी गूंज रहे हैं। इससे देश भर के विद्वानों में विचारों का आदान प्रदान बढ़ेगा। इससे प्राचीन ज्ञान का संरक्षण होगा, नए विचारों का सृजन भी होगा। काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता और काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी इसी प्रयास का एक हिस्सा है। संस्कृत पढ़ने वाले हजारों युवाओं को किताबें, कपड़े और जरूरी संसाधनों के साथ साथ स्कॉलरशिप भी उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों को भी सहायता दी जा रही है। यही नहीं, काशी तमिल संगमम और गंगा पुष्करलू महोत्सव जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियानों का भी विश्वनाथ धाम हिस्सा बना है। आदिवासी सांस्कृतिक आयोजन के जरिए आस्था के इस केंद्र से सामाजिक समावेश के संकल्प को ताकत मिल रही है। काशी के विद्वानों द्वारा, विद्वत परिषद द्वारा प्राचीन ज्ञान पर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से नए शोध भी किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि जल्द ही मंदिर न्यास शहर के कई स्थानों पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था भी शुरू करने जा रहा है। मंदिर ये सुनिश्चित करेगा कि मां अन्नपूर्णा की नगरी में कोई भूखा नहीं रहेगा। यानी आस्था का केंद्र किस तरह सामाजिक और राष्ट्रीय संकल्पों के लिए ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। नई काशी नए भारत के लिए इसकी प्रेरणा बनकर उभरी है। मैं आशा करता हूं कि यहां से निकले युवा पूरे विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा
और संस्कृति के ध्वजवाहक बनेंगे। बाबा विश्वनाथ की ये धरती विश्व कल्याण के संकल्प का साक्षी भूमि बनी। साथियों, हमारे ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म के उत्थान में जिन भाषाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है, संस्कृत उनमें सबसे प्रमुख है। भारत एक विचार है, संस्कृत उसकी प्रमुख अभिव्यक्ति है। भारत एक यात्रा है, संस्कृत उसके इतिहास का प्रमुख अध्याय है। भारत विविधता में एकता की भूमि है, संस्कृत उसका उद्गम है। इसलिए हमारे यहां कहा भी गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे, भारतस्य प्रतिष्ठे दुवे संस्कृतम संस्कृतिस्थता, अर्थात भारत की प्रतिष्ठा में संस्कृत की बड़ी भूमिका है। एक समय था जब हमारे देश में संस्कृत ही वैज्ञानिक शोध की भाषा होती थी और शास्त्रीय बोध की भी भाषा संस्कृत होती थी। एस्ट्रोनॉमी में सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथ हो, गणित में आर्यभट्टीय और लीलावती हो, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत संहिता हो या बृहत संहिता जैसे ग्रंथ हो, ये सब संस्कृत में ही लिखे गए थे। इसके साथ ही साहित्य, संगीत और कलाओं की कितनी विधाएं भी संस्कृत भाषा से ही पैदा हुई है। इन्हीं विधाओं से भारत को पहचान मिली है। जिन वेदों का पाठ काशी में होता है, वही वेद पाठ उसी संस्कृत में हमें कांची में सुनाई देना पड़ता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के वो शाश्वत स्वर हैं, जिन्होंने हजारों वर्षों से भारत को राष्ट्र के रूप में एक बनाए रखा है। साथियों, आज काशी को विरासत और विकास के एक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। परंपराओं और अध्यात्म के इर्द गिर्द किस तरह आधुनिकता का विस्तार होता है, आज दुनिया ये देख रही है। रामलला के अपने नए भव्य मंदिर के विराजने के बाद अब अयोध्या भी इसी तरह निखर रही है। देश में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों पर भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। यूपी को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाभ मिला है। ऐसे कितने ही काम आज देश में हो रहे हैं। अगले 5 वर्षों में देश इसी आत्मविश्वास से विकास को नई रफ्तार देगा। देश सफलताओं के नए प्रतिमान गढ़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। और आप भी जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अब मैं सांसद तो हूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ काम लेके आता हूं, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। करोगे ना? देखिए, जितनी चीजें मैंने बताई
हर चीज को इतने शानदार तरीके से यहां लोगों ने उसको उठा लिया, सब उससे जुड़ गए और एक नई चेतना नई पीढ़ी में आ गई। ये स्पर्धाएं सामान्य नहीं है जी। जो मेरा सबका प्रयास वाला लक्ष्य है ना, ये सबका प्रयास वाला एक सफल प्रयोग है। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा, हर टूरिस्ट प्लेस पे क्या होता है, लोग पोस्ट कार्ड छापते हैं, आगे वहां की एक विशेष तस्वीर होती है और पीछे 2 लाइन लिखने की जगह होती है। मैं चाहता हूं कि जो फोटो कंपटीशन हुआ है उसमें जो टॉप बढ़िया चित्र, उसका एक वोटिंग हो जाए काशी में, लोग वोट करें और वोटिंग में सबसे अच्छे जो 10 चित्र हो उसको पोस्टकार्ड छाप करके टूरिस्टों को बेचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हर वर्ष ये फोटो कंपटीशन होगी, हर वर्ष नए 10 फोटो आएंगे, लेकिन वोटिंग से होना चाहिए। काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को आगे लाओ। सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ऑनलाइन कंपटीशन हो जाए। कर सकते हैं? चलिए, दूसरा काम, जैसे फोटोग्राफी हुई, कुछ लोगों ने तो मोबाइल से ही निकाल दिया होगा, कंपटीशन में भाग ले लिया होगा। अब एक हम कार्यक्रम करें कि जगह जगह पर लोग अपनी मर्जी से बैठे और एक कागज की साइज तय हो, उस पर स्केच से ड्राइंग करें, स्केच बनाएं और उसमें जो बेस्ट स्केचिंग हो उनके इनाम भी दिए जाएं और बाद में जो पोस्टकार्ड निकालेंगे उनके भी बेस्ट 10 पोस्टकार्ड निकालें। करेंगे? क्यों आवाज दब गई? हाँ। तीसरा काम, देखिए काशी अब करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे और अब सीधा लिए चलते हैं आपको हरियाणा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजट पढ़ रहे हैं हरियाणा का। शिखर सम्मेलन में अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। पिछले वर्षों में हरियाणा ने अतुलनीय प्रगति की है, जो कि नए और जीवंत राज्य के उदय तथा एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी आधारित शासन प्रणाली के साक्षी है। सरकार ने सामाजिक और भौगोलिक समावेशता के लिए काम किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों, राज्य के सभी क्षेत्रों का बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के विकास किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2047 तक के अगले 2 दशक अमृत काल के हैं। इस काल में भारत दुनिया के अग्रणी विकसित देशों में से एक होगा, पुनः विश्व गुरु बनेगा। विकसित भारत की इस यात्रा में विकसित हरियाणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव हमें सामूहिक प्रयासों और ठोस कार्य योजना से रखनी होगी। वृत्त आर्थिक मापदंड। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 6.1% रही है, जो वर्ष 2014-15 के 3,70,535 करोड़ रुपए से वर्ष 2023-24 में बढ़कर 6,34,027 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में 5.6% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर दर्ज की गई। राष्ट्रीय विकास की तुलना में हरियाणा की तीव्र वृद्धि का अर्थ है कि अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष की जीएसडीपी की हिस्सेदारी में वर्ष 2014-15 में 3.5% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 3.7% होने का अनुमान है, जो हरियाणा की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या में अनुपात जो लगभग 2% है, उससे कहीं अधिक है। हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद, राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2023 में 8% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि इसी अवधि में राष्ट्रीय सकल
घरेलू उत्पाद में 7% 3% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में 86,000 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 1,85,854 रुपये अनुमानित है। ये वृद्धि 114% है, जबकि हरियाणा में ये वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से वर्ष 23-24 में 3,25,759 रुपये होने का अनुमान है, जो कि 114% के मुकाबले 121% की वृद्धि है। हरियाणा इसमें अग्रणी है। सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रवार संरचना 23-24 में वर्तमान मूल्यों पर कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित में द्वितीयक क्षेत्र में हिस्सेदारी अर्थात सेकेंडरी क्षेत्र में 29.3% अनुमानित है। 23-24 में सकल राज्य मूल्य वर्धित तृतीयक यानी टर्शरी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 52.6% और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.1% अनुमानित है। 23-24 में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 8.6%, 6.3% और 13.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। अब मैं 2024-25 के बजट के बारे में थोड़ा अनुमान आपके सामने रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2024-25 के लिए 1,89,876.61 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं, जो 2023-24 के 1,70,490.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों से 11.37% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़, मैं आंकड़ों में दशमलव के आंकड़े बोलने से थोड़ा समय बचेगा, इसलिए पूरे राशि बोलूंगा। इसमें राजस्व परिव्यय के रूप में 1,34,456 करोड़ रुपए, पूंजीगत परिव्यय के रूप में 55,420 करोड़ रुपए शामिल हैं, जो कुल बजट का क्रमशः 70.81% और 29.19% है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उनकी भी पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण पर 8,119 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की योजना है। इसलिए कुल मिलाकर इस वर्ष का हमारा पूंजीगत परिव्यय 63,539 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बजट अनुमान 2024-25 में उत्साहजनक राजस्व प्राप्ति और अर्थव्यवस्था की वृद्धि के कारण मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष के बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है। 1,16,638 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया है, जिसमें 84,551 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 9,243 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्ति में जीएसटी, वैट, आबकारी और स्टाम्प और पंजीयन शुल्क राजस्व प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय का हिस्सा 13,332 करोड़ रुपए है और केंद्रीय अनुदान सहायता 9,512 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मैंने 72,722 करोड़ रुपए की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया है। राजकोषीय मानक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्मानित सदस्य को यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम हमेशा राजकोषीय मानकों को विवेकपूर्ण मानकों के अंदर बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% की जो परमिटेड सीमा है, उसके मुकाबले जीएसडीपी के 2.8% पर सीमित किया गया है। मैं वर्ष 24-25 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.77% राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि 3% की जो हमारी अनुमेय सीमा है उसके अंदर सीमित है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल हुए हैं। संशोधित अनुमान 2023-24 में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात 26% है, जो कि 33.1% के नॉर्म्स में निर्धारित सीमा में है। वर्ष 24-25 के लिए ऋण स्टॉक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% अनुमानित है,
जो 32.8% के निर्धारित मानदंडों से काफी कम है। हम राजकोषीय विवेकशीलता अपनाना जारी रखेंगे, क्योंकि सतत आर्थिक विकास का यही एकमात्र मार्ग है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का वर्ष 23-24 में कारोबार 79,907 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94% की वृद्धि है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 9 वर्षों की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 उपक्रमों ने 804 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया, शेष 30 घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 13 से 20 हो गई, जिनका कुल लाभ 1767 करोड़ रुपया रहा। इस तरह 963 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई, जो कि डबल से भी अधिक है। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत कराते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों का संयुक्त ऋण मार्च 2014 के 60,576 करोड़ रुपए के 27.4% कम होकर मार्च 2023 में 43,955 करोड़ रुपया कम हो गया, जो लगभग 17,000 करोड़ रुपया हमने ये कम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और परिश्रम के कारण हरियाणा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रमुख योगदान करता है। सरकार ने किसानों के लाभ के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1% की दर से बढ़ा है, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीज, उर्वरक, बिजली जैसे इनपुट पर सब्सिडी और विभिन्न योजनाओं के तहत उत्पादन के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म को राज्य के किसानों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा हर सीजन में लगभग 10 लाख किसान अपनी फसल का विवरण उपलब्ध कराते हैं, जिससे सरकार को बाजार हस्तक्षेप के लिए रणनीति बनाने के लिए उपयोगी जानकारी मिलती है। हरियाणा के किसानों को उनकी उपज के लिए सुरक्षित कवच प्रदान किया गया है, चाहे वह खरीद के रूप में हो, मूल्य समर्थन के रूप में हो या फसल क्षति के मुआवजे के रूप में हो। प्रचलित बाजार मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के मूल्य के अंतर आधार पर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की पर सीधी खरीद या भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से मूल्य अंतर के लिए सहायता प्रदान करने की रणनीति अपनाई है। पिछले 3 वर्षों में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद की है और इसका भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में 2023 में 29,876 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में जमा किया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई है। सरकार राज्य के सभी किसानों को आश्वस्त करना चाहती है कि वह उनके योगदान को समझती है और हर समय उनके साथ खड़ी रहेगी। सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलें नष्ट होने पर किसानों को अपने दावे दर्ज करवाने में सक्षम बनाने के लिए ई क्षतिपूर्ति के रूप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इससे सरकार किसानों को सीधे सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई है, जबकि पूर्व में यह सहायता भूस्वामियों को दी जाती थी। ई क्षतिपूर्ति से शीघ्रता से सत्यापन होता है और दावे भी जल्दी मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा कराई जा गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान 50,000 एकड़ लवणीय व जल भराव वाले क्षेत्र का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सब सरफेस एवं वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके 52,695 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया गया है और इस वर्ष कार्य पर 80 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। वर्ष 2024-25 में गंभीर रूप से लवणीय व जल भराव वाली 62,000 एकड़ भूमि का सुधार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुझे आशा है कि हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित बेकार और जल भराव वाली भूमि का अगले 3 वर्षों में सुधार किया जाएगा और खेती के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव में किसान ड्रोन का बढ़ावा देने के लिए हमने दृश्य के माध्यम से ड्रोन संचालन के लिए 500 युवा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। 100 किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पराली जलाने की रोकथाम, प्रदूषण को कम करने में भी किसानों की सहायता करने के लिए 11,007 फसल अवशेष मशीनें वितरित की हैं। प्रतिवर्ष 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ दी जा रही है। 14 लाख एकड़ के प्रबंधन के लिए 1,56,000 किसानों को पंजीकरण कराया। 23-24 के दौरान 139 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों में वितरित की गई। पराली जलाने के मामले 67% कम होकर 2303 हो गए हैं। हरियाणा बागवानी फसलों के लिए भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत 21 फलों और सब्जियों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। वर्ष 23-24 के दौरान 41 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मैं संग्रह, संरक्षण, थीम पार्क, शैक्षिक प्रशिक्षण, जर्म प्लाज्म के लिए और स्थानीय आबादी के लिए प्रमुख आकर्षण और प्रमुखता के केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में 6 स्थानों पर 6 बोटानिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव करता हूं। 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें पंचकुला में कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए, हांसी में स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए, चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा के हैं। देश के दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 5.19% है। राज्य का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1098 ग्राम है, जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत दूध उपलब्धता 459 ग्राम का लगभग 2.5 गुना है। पशुधन मालिकों को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नए 8 राजकीय पशु अस्पताल और 18 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। घर द्वार पर पशु चिकित्सा ये सेवाएं प्रदान करने के लिए पहले से ही 21 मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां कार्यरत हैं। इस सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए अनुबंध किया है और उनकी सेवाएं शीघ्र शुरू होने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि ये सेवाएं पशुधन मालिकों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। मत्स्य पालन, इसको बढ़ावा देने के लिए 3 मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन के माध्यम से किसानों को घर द्वार पर ही मिट्टी और जल परीक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी। 4000 एकड़ भूमि को मत्स्य और झींगा पालन के अंतर्गत लाया जाएगा। सहकारिता, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने व्यापक बहुउद्देशीय गतिविधियां सहकारी समिति अर्थात सीएमपैक्स नामक एक नया सहकारी आंदोलन शुरू किया है, जो उद्यमिता और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देगा। सीएमपैक्स में कृषि ऋण, फसल और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन, भंडारण, परिवहन, भंडारागार, बीमा और अन्य ग्रामीण आधारित सेवाओं सहित अन्य गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी। मैं वित्त वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएमपैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि सीएमपैक्स से ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे और सहकारी आंदोलन को फलने फूलने के लिए एक मंच मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी ये जो प्राथमिक ग्रामीण ऋषि समिति यानी पैक्स ऋण समिति पैक्स के माध्यम से किसानों को ऋण दिए जाते हैं। मैं 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा करता हूं। जो समय पर वापस देते हैं ब्याज तो 0%, जो समय पर नहीं देते हैं, मैं समय पर नहीं देते उनकी बात कर रहा हूं। जिनका बैठिए, जो डिफॉल्टर हैं उनकी संख्या भी इस समय 5,47,900 किसान हैं,
जिनका मूलधन तो 2140 करोड़ रुपया है, लेकिन उनके पर ब्याज और पेनल्टी इस समय बकाया 1739 करोड़ रुपया हो गई है। इनको 1739 करोड़ रुपए की छूट की घोषणा करता हूं। ये एक बात कही है, आज एनएसए क्यों लगा दिया उन पर, शांति प्रिय किसानों पर आपने? आज जो बात हो रही है उस पर चर्चा करेंगे। बजट का सेशन एनएसए मैं पूछ रहा हूं जी, आपने किसानों की बात करें ना, मुझे मालूम नहीं, किसानों की बात करें, मुझे मालूम नहीं और क्या सोच रखा आपने, क्या नहीं सोच रखा, लेकिन बजट के बिंदुओं पर प्रिय बैठे हैं हरियाणा के आप बजट के बिंदुओं पर बात करें हुड्डा जी। बजट का एक नॉर्म्स होते हैं। आज बजट की विषय की चर्चा हो रही है, तो इसलिए उस बिंदु को रख रहा हूं मैं। नहीं, किसान की बातें अभी चल रही हैं, किसान की बातें चल रही हैं। किसान जितना प्यारा आपको है उससे ज्यादा प्यारा मेरे को है। मैंने स्वयं अपने हाथ से हल भी चलाया है। मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले ही छोटी किसानी मेरी होगी, मैं किसान हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ, मैं किसान के दर्द को समझता हूँ। ऐसा है कि कल बहुत चर्चा हो ली, अविश्वास प्रस्ताव अच्छा, तो कल इसी पर चर्चा मैं एक योजना, एक किसान के हित में एक योजना बताई है, वो आपको या तो पच नहीं रही है या आपको मंजूर नहीं है। अपनी अच्छी योजनाओं की सराहना करना सीखें। मैं तो जो लोग ऐसे हैं जो समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं, और ये पहले भी लेके आए हैं, हम ये योजना पिछले 9 वर्ष में एक बार पहले भी लेके आए हैं, आज दोबारा से लेकर के आ रहे हैं कि ऐसे जो डिफाल्टर किसान जो समय पर भुगतान नहीं कर सके, किन्हीं कारणों से भी नहीं कर सके होंगे, उनका साल के बाद अगर समय पर फसली भुगतान नहीं हुआ होता है तो उनको ऋण भी यानी ब्याज भी लगता है, जुर्माना भी लगता है। वो जुर्माना और ऋण जो है उसके किसानों की संख्या मैंने बता दी, 5,47,900 किसान हैं, और उनका जो कुल मूलधन की राशि 2140 करोड़ रुपया है, और उनके ऊपर ब्याज और जुर्माना 1739 करोड़ रुपया है। आज उनको दोबारा से ऋण लेने में कठिनाई आ रही है। अब हम स्कीम ला रहे हैं कि अगर ये 30 सितंबर 2023 तक का, यानी फसली ऋण जो पिछला लिया गया था, उस ऋण को यदि अगली फसल के समय 31 मई 2024 तक ये जमा करा करके अपने ब्याज और जो उनकी पेनल्टी है उसको माफ करा देंगे, उसके बाद ये दोबारा ऋण लेने के योग्य हो जाएंगे अगली फसल के लिए। मुख्यमंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री मनीष ग्रोवर, पूर्व मंत्री हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि हैफेड ने निर्यात बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। वर्ष 23-24 में 126 करोड़ रुपए मूल्य के 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात ऑर्डर ये मिले हैं। किसानों को मूल्य संवर्धन के माध्यम से सहायता करने के लिए रादौर में हल्दी तेल पैकिंग लाइन के साथ प्रतिदिन 3 मीट्रिक टन क्षमता का एक नया आधुनिक हल्दी संयंत्र ये स्थापित किया गया है। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क स्कीम के तहत औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में एक मेगा फूड पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। मैं वर्ष 2024-25 के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और सहकारिता के लिए 7,570 करोड़ रुपए को आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष के 5,449 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 38.9% की वृद्धि है इसे एक वर्ष में। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सामाजिक सुरक्षा तंत्र इसका विस्तार करने के लिए कई उपाय किए हैं। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता एवं संबंधित पेंशन जो वर्ष 2014 में 1,000 रुपया मासिक थी, अब बढ़कर 3,000 रुपया प्रति माह हो गई है। वर्ष 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कुल 1753 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो कुल बजट परिव्यय का मात्र 3.2% था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1753 करोड़ के मुकाबले 10,971 करोड़ रुपया हो गया है, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है, लगभग डबल। दिसंबर 2014 में ये लाभार्थियों की संख्या 22.62 लाख थी, जो अब बढ़कर 31.51 लाख हो गई है। ये भी 1.5 गुना हो गई है।
सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर और 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित इनको भी पेंशन देने का फैसला किया है और इनको भी प्रोएक्टिव मोड में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से क्रियान्वित करके ये सुविधा लाभार्थियों के घर द्वार तक पहुंचाई गई है। प्रोएक्टिव मोड के माध्यम से पिछले 18 महीनों में 2.14 लाख से अधिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो पिछले एक वर्ष में 5,940 से अधिक दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की पहचान की गई। सरकार का अगले 3 महीनों में प्रोएक्टिव पेंशन प्रावधान को अन्य योजनाओं जैसे कि विधवा बहनें, निराश्रित महिला पेंशन, 40 वर्ष से अधिक आयु के विधुर, 45 वर्ष से अधिक आयु के अविवाहित की पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता की स्कीमों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो वरिष्ठ नागरिक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें अब तक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ये नहीं दिया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां ईपीएफ पेंशन 3,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। मैं ऐसे पेंशनधारियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि सरकार द्वारा दिए गए भत्ते और ईपीएफ पेंशन का कुल योग 3,000 रुपये प्रति माह या समय समय पर संशोधित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर हो जाए, ताकि वो कमी को पूरा कर दिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल मैंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भविष्य में दिव्यांग बच्चों के स्कूल सीधे सरकार द्वारा संचालित किए जाएंगे, ताकि ऐसे बच्चों की उचित शिक्षा और देखभाल सुनिश्चित की जा सके। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 स्कूलों के लिए ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गरीब परिवारों के 6 वर्ष से 60 वर्ष की आयु के सदस्य की मृत्यु होने पर दयालु योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। योजना के शुभारंभ के बाद वित्त वर्ष 23-24 में अब तक 8,067 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक योजना डिफॉल्ट वाले बिजली उपभोक्ता इनके लिए शुरू की थी, जिसमें डिफॉल्ट करने वाले सबसे गरीब परिवार डिफॉल्ट राशि की छूट के पात्र होंगे, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष तक है। जो डिस्कॉम के घरेलू उपभोक्ता हैं या थे, जिनकी बिजली की औसत मासिक आय पिछले 12 महीनों में 150 यूनिट प्रति माह तक है, वे 2 या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए डिफॉल्टर हैं। इस योजना के तहत जनवरी 24 तक 15,476 उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिनकी कुल 74 करोड़ रुपए की राशि माफ की गई है। सरकार ने सबसे गरीब परिवारों के आय को कम से कम 1,80,000 रुपए प्रतिशत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये शुरू की गई है। मेले लगाए गए, इसमें 89,000 आवेदन विभागों द्वारा प्रेषित किए गए, 50,000 से अधिक ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 38,568 ऋण ये वितरित किए जा चुके हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि उद्योग निगम द्वारा हरित स्टोर नामक खुदरा दुकानों के रूप में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। वर्तमान में 1,050 खुदरा दुकानें खोली गई हैं। 686 दुकानें सरकार द्वारा किए गए मुद्रा ऋण से संचालित की जा रही हैं। 396 गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवा हैं। हरियाणा भर में हरित स्टोर के माध्यम से कुल 435 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। इन स्टोर्स को संचालित करने वाले युवाओं को आय का एक स्थायी स्रोत मिला है। मैं वर्ष 2024 में इसके अतिरिक्त 1,000 नए हरित स्टोर खोलने का प्रस्ताव करता हूं। हरियाणा अंत्योदय परिवहन योजना, एब्रीवेशन में इसका नाम रखा है हैप्पी, की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसमें गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत मुफ्त यात्रा का लाभ 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले 22.89 लाख परिवारों को मिलेगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोग शामिल हैं। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना पर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। चिरायु आयुष्मान भारत,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ नवंबर 2022 में गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को प्रदान किया गया है, जिनकी परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है। वर्तमान में 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं। 1.11 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। 22-23 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपए की सहायता ये प्रदान की गई थी। वर्ष 23-24 में अब तक 5.21 लाख से अधिक व्यक्तियों को 765 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मुझे यकीन है कि सरकार द्वारा उठाया गया कदम सभी गरीब परिवारों के साथ खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है और जरूरत के समय उनके स्वास्थ्य की देखभाल का पूरा खर्च ये सरकार पूरा करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में पवित्र मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप सौर पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे ये वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादन और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। इनका बिजली का बिल कम होगा। केंद्र सरकार द्वारा 2 किलोवाट के पैनल के लिए 60,000 रुपए की सब्सिडी ये प्रदान की जाएगी। मैं ऐसे 1 लाख गरीब परिवार जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट तक है और जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.8 लाख रुपए तक है के लिए 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे गरीब परिवार पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठा सकेंगे, अपनी घरेलू जरूरतों के लिए बिजली का उपयोग कर सकेंगे और बिजली वितरण कंपनियों को बिजली की आपूर्ति करने वाले उत्पादक भी बन सकेंगे। योजना का विवरण बाद में अधिसूचित किया जाएगा। मैं वर्ष 2024-25 के बजट में सेवा क्षेत्र के लिए 11,939 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष से 13.5% की वृद्धि करके 10,521 करोड़ रुपए बजट का अनुमान पिछले वर्ष था, उसमें 13.5% की वृद्धि की जाती है। युवा सशक्तिकरण। माननीय अध्यक्ष महोदय, युवा सशक्तिकरण, रोजगार और उद्यमिता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। गत वर्षों में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निजी प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। सरकार ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI के माध्यम से अल्पकालिक कौशल विकास और प्रशिक्षण देने पर बल देने का निर्णय लिया है। मिशन 60,000, इसके तहत सरकार आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करने का हमने लक्ष्य रखा है। फरवरी 2024 में ठेकेदार सक्षम सेवा योजना युवा योजना शुरू की गई है। ये योजना पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और सरकारी क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के विकास कार्यों के लिए ठेकेदारी के रूप में 10,000 युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण के उद्देश्य से शुरू की गई है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय GST पंजीकरण प्रक्रिया और हरियाणा इंजीनियरिंग वर्ष पोर्टल पर पंजीकरण आदि के लिए 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, ताकि ये युवा प्रशिक्षण पूरा होने पर तुरंत काम प्राप्त कर सकें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सकें। अध्यक्ष महोदय, फरवरी 2024 में हमने वन मित्र योजना ये शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 कार्यकर्ताओं के माध्यम से गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। हर कार्यकर्ता प्रतिवर्ष 1000 पौधों तक के संरक्षण के रूप में 4 वर्ष कार्य करेगा, ताकि वे पौधे पेड़ बन सकें। बदले में उन्हें प्रति पौधा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। ये योजना युवाओं को रोजगार प्रदान करने के अलावा पर्यावरण स्थिरता में सहायक सिद्ध होगी। ये युवा अपने गांव में जमीन को चिन्हित करके जो सार्वजनिक स्थान है अथवा निजी भूमि पर भी पेड़ लगा सकेंगे, ताकि वृक्षों का उसमें बढ़ावा हो सके। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मियों को रोल पर लिया है। 18,000 नई नियुक्तियों
नियुक्तियां की हैं, जो नियुक्त कार्यबल से योगदान दे रहे हैं। एचकेआरएन के माध्यम से तैनात कार्यबल को सामाजिक और स्वास्थ्य देखभाल लाभ मिल रहा है, जिससे कार्य के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है। एचकेआरएन सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार बाजार में विदेशी प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है, निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। जनवरी 24 में इजरायल में निर्माण क्षेत्र में विदेशी प्लेसमेंट के अवसरों को लाभ उठाने के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यमुनानगर जिले के प्रतापनगर और पंचकुला जिले के कणौली में खोले गए नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पिछले वर्ष दाखिले शुरू हो गए थे। 6 नए राजकीय आईटीआई का निर्माण कार्य जिला फरीदाबाद के सोहना, सेक्टर 18 सिकरोना, तिगांव, जिला महेंद्र के सेलंग और सतनाली में पूरा हो चुका है। वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए आईटीआई सिरसा जिले के जीवननगर, हिसार के सिसाय, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर तथा करनाल जिले के इंद्री का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सहयोग से सुपर 30 उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य 6 महीने के पाठ्यक्रम के लिए सघन चयन प्रक्रिया के माध्यम से नवीन व्यावसायिक विचारों और कौशल वाले 30 प्रतिभागियों का चयन करना है। पिछले वर्ष मैंने घोषणा की थी कि सरकार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के कोष के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना करेगी, जो उन स्टार्टअप उद्यमियों को ऋण और इक्विटी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जो महिलाएं हैं या ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है या अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, वेंचर कैपिटल फंड उन युवाओं को उद्यमी बनाने में सहायता करेगा जहां परियोजना लागत 5 करोड़ रुपए तक है। ये परियोजना वर्ष 2024-25 में भी चालू रहेगी। वर्ष 24-25 में युवा क्षेत्र को नहीं चालू हो जाएगी, अभी चालू हुई नहीं है, चालू अब हो जाएगी 24-25 में। 24-25 के लिए युवा क्षेत्र को 1349 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। पंचायती राज संस्थाएं, सरकार के तीसरे टियर यानी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में जवाबदेही के साथ स्वायत्तता के सिद्धांत के समावेश के लिए हमारी सरकार समर्पित है। पंचायती राज संस्थाओं को एक परिभाषित फार्मूले के आधार पर यानी राज्य के स्वयं के कर राजस्व यानी एसओटीआर के 7% और छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रति व्यक्ति के आधार पर और इसी तरह केंद्र राज्य हस्तांतरण की तर्ज पर धनराशि सीधे हस्तांतरित की जा रही है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों का आवंटन स्पष्ट और विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं ने सौंपे गए कार्यों की प्रकृति व प्राथमिकता स्वयं निर्धारित कर सकती है। इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 24-25 के लिए ये प्रावधान 2968 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20% की वृद्धि की गई है। जिला परिषदों के 699 पद सृजित करके एक समर्पित इंजीनियरिंग विंग की स्थापना की गई है ताकि वे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां संभाल सकें। 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेवारी जिला परिषदों को सौंपी गई है। जिला परिषदों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी जिला परिषदों को सौंपी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के चौपालों की मरम्मत के लिए धन की मांग है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि इन चौपालों का सही रखरखाव और प्रयोग हो, मैं राज्य की अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं। इन चौपालों की मरम्मत की मांग ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड की जा सकती है या जनसंवाद कार्यक्रम में उठाई जा सकती है। 59 ग्रामीण प्रशासन में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देते हुए सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि की है। मानदेय को निर्वाचित प्रतिनिधियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया है।
सरकार ने 10,000 और इससे अधिक की आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों के लिए हापर टिपर डंपरों की खरीद शुरू कर दी है। इन्हें ड्राइवर कम वेस्ट कलेक्टर उपलब्ध करवा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 11,254 से बढ़ाकर 18,580 करते हुए 7,326 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए हैं। संग्रहण के बाद ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए 10,000 उससे अधिक आबादी वाले सभी महाग्रामों की ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की संगठित और संस्थागत प्रणाली से गांव स्वच्छ होंगे। 2024-25 में मैं अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली का उन सभी ग्राम पंचायतों में विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी आबादी 7,500 से ऊपर हो गई है। मैं वित्त वर्ष 24-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, जो चालू वित्त वर्ष 6,213 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11% की वृद्धि है। शहरी विकास पंचायती राज संस्थाओं की तरह सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिनमें छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार प्रति व्यक्ति आधार पर धन हस्तांतरित किया जाता है। वित्त वर्ष 23-24 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग अनुदानों के रूप में 2001 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और 24-25 के बजट में 2,428 करोड़ रुपए की राशि का निर्धारित की गई है। जो नगर पालिकाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें समय समय पर अनुदान के रूप में अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री सामूहिक शहरी विकास योजना और दिव्य नगर योजना के माध्यम से व्यय के लिए वित्तीय प्रव्यय के अतिरिक्त है। इसमें वित्त वर्ष 24-25 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।